हेलो स्टूडेंट्स, MD कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता कि एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक हर पक्ष में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और इसी को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हम कक्षा में देखते हैं कि अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, क्योंकि कक्षा में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रहते हुए हमने हर लेवल के बच्चे को सेटिस्फाई करना है। तो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो हम दो प्रकारों की बात कर रहे थे। पहला हमने जो उनको अधिगम देना है वो है मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, और दूसरा जो पॉइंट था वो था शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम में हमने कुछ पॉइंट कर लिए थे, जैसे संवेगात्मक स्थिति के आधार पर, संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, फिर रुचियों में भिन्नता होती है, बौद्धिक स्तर पर भिन्नता होती है, सफलता के अनुभव के आधार पर भी हम व्यक्तिगत शिक्षण देते हैं, अवधान के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण, किसी का ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है, किसी का ध्यान जल्दी केंद्रित नहीं होता, और इसके बाद हमने पॉइंट किया था स्मृति और विस्मृति के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। ये 6 पॉइंट हमने कर लिए थे। आज हम 7वां पॉइंट शुरू करेंगे। कौन सा पॉइंट है? शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब देखिए कि हम जब कक्षा में होते हैं तो हम देखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि में भी विभिन्नता पाई जाती है ना। अब जब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है तो शैक्षिक उपलब्धि में भी विभिन्नता होगी, ये हम मानते हैं। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च होता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निम्न होता है। कारण कोई भी हो सकता है। अब देखिए कि एज अ टीचर हम कक्षा में आते हैं तो हमने दोनों लेवल के बच्चों को टैकल करना है। हमने दोनों लेवल के बच्चों को सेटिस्फाई करके हमने अपना शिक्षण करवाना है, ताकि दोनों लेवल अच्छे तरीके से अधिगम कर सके। अब देखो कि यहाँ हमने व्यक्तिगत अधिगम की बात जोड़ी है। अब जब हम हर लेवल के बच्चे के हिसाब से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सेटल करते हैं तो इट मीन्स हम उन बच्चों को व्यक्तिगत अधिगम ही दे रहे हैं। अब देखो कि जिन बच्चों का शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च होता है तो हमें एज अ टीचर हमने कक्षा में वैसी गतिविधियों का सृजन करना है, कठिन गतिविधियों का, और उन बच्चों को सेटिस्फाई करना है। उन बच्चों को सेटिस्फाई करके उनके लेवल के हिसाब से हमने गतिविधियों का सृजन करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से अधिगम कर सके, और अधिगम अच्छा होगा तो डेफिनेटली उपलब्धि का स्तर भी उच्च ही रहेगा। अब दूसरा लेवल है। दूसरा लेवल कौन सा है? जिनके शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निम्न है। अब देखो कि जिन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निम्न है उन बच्चों को भी हमने कक्षा में साथ लेके चलना है। तो हम उन बच्चों के लिए वैसी गतिविधियां मीन्स कुछ सरल गतिविधियों का
सृजन करके हमने उनकी उपलब्धि स्तर को भी उच्च बनाने की कोशिश करनी है। जितना उनका लेवल है उस लेवल के हिसाब से हमने उनकी उपलब्धि के स्तर को भी निखारने की कोशिश करनी है। तो दोनों लेवल को सेटिस्फाई करके हम लोगों ने चलना है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। देखिए कि बच्चों में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और पर ये जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो सभी में एक जैसी योग्यताएं नहीं होती। किसी में कौन सी विशिष्ट योग्यता है और किसी में कौन सी विशिष्ट योग्यता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें तर्क शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनमें विभिन्न तरह के कौशल होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। हमारी कक्षा में हर लेवल का बच्चा है और हर लेवल को हमने सेटिस्फाई करके चलना है कक्षा में। देखिए कि हमने जिन बच्चों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति अच्छी है तो हम उन बच्चों के लिए वैसी ही गतिविधियों का सृजन करेंगे और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई निबंध लेखन है या कोई समस्या उनको दे दी, उनके बारे में वो चिंतन करेंगे, तर्क देंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं उनके लिए करवा दी ताकि वो अपनी एनर्जी को वहां लगा सके। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक कार्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उनके लिए भी हमने वैसी ही गतिविधियों का सृजन करके उस लेवल को भी सेटिस्फाई करना है। अब देखो कि दोनों ही लेवल, दोनों क्या, जितने भी लेवल के बच्चे हैं उन लेवल के बच्चों के अलग अलग समूह बनाकर हम उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए वैसी ही गतिविधियों का सृजन करेंगे ताकि हम हर लेवल के बच्चे को सेटिस्फाई करके चले, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। हर एक बच्चे की अभिवृत्ति अलग अलग होती है ना। हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक ही बात के ऊपर, एक ही विचार के ऊपर एक बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरे बच्चे का उसी विचार के ऊपर नेगेटिव हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते और किसी को हम कहें कि तू बिल्कुल ठीक है ऐसा भी नहीं कह सकते। हर एक की अपनी अपनी सोच है और हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सही है। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं हर इशू को, सामाजिक पक्ष ले लीजिए, सांस्कृतिक पक्ष ले लीजिए, हर पक्ष को में वैज्ञानिकता देखते हैं और हर बात को वैज्ञानिकता के हिसाब से परखने की कोशिश करते हैं। वो आध्यात्मिकता में भी वैज्ञानिकता को ही खोजते हैं, राइट। सोच है अपनी अपनी, दृष्टिकोण है अपना अपना। तो हमने क्या करना है कि जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है उन बच्चों के लिए हमने गतिविधियां वैसी लेनी है, वैसे सृजित करनी है ताकि उसकी सोच को वो वैज्ञानिक बनाए रखे। बच्चों को, ऐसे बच्चों को प्रयोगशाला में अधिक देर तक रखना, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह के बारे में समझाना कि कैसे लगता है, और इस चीजों में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बच्चे हैं। और जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, जिन बच्चों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उनको हम तर्क की बातें, चिंतन की बातें, अमूर्त चिंतन की बातों के बारे में बता सकते हैं। उनके लिए वैसी गतिविधियां,
अमूर्त चिंतन की गतिविधियों को सृजित करके हम उस लेवल के बच्चे को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण उनका भी गलत नहीं है और दृष्टिकोण उनका भी गलत नहीं है, और हर एक अभिवृत्ति वाले बच्चे को हमने सेटिस्फाई करके चलना है, तो ही हम कक्षा में सभी बच्चों के साथ इंसाफ कर सकते हैं। और अगर हम एक ही लेवल को देखते हुए हम एक ही लेवल को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कक्षा में ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा रहे, हम बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हमने सेटिस्फाई करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चलाते जाना है। तो ये जो पहला इसका पॉइंट था, मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, इसके हमने 9 पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे। सेकंड जो विभिन्नता है, सेकंड विभिन्नता कौन सी है? शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब सेकंड मेन पॉइंट है शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब देखो कि पहला जो हमने बात की थी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, और मनोवैज्ञानिक के बाद शारीरिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। हर बच्चे का शरीर एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चे के शरीर में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन शारीरिक विभिन्नताओं के कारण बच्चों की उपलब्धि में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और उपलब्धि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसलिए उनकी शारीरिक भिन्नता को देखते हुए भी हमने कक्षा का वातावरण वैसे सृजित करना है ताकि हम शारीरिक विभिन्नताओं के हिसाब से भी बच्चे को सेटिस्फाई कर सके। तो देखिए कि पहला पॉइंट क्या है, आयु की विभिन्नता के आधार पर अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम। आयु की विभिन्नता, अब देखिए कि एक ही कक्षा में विभिन्न आयु के बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक कक्षा में एक जैसे आयु लेवल के बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि एक कक्षा में ऑलमोस्ट एक ही आयु लेवल के होते हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु में विभिन्नता पाई जाती है। एक कक्षा में जैसे फर्स्ट क्लास में 5 साल का बच्चा भी है और 8 साल का भी बच्चा है, 6 साल का भी बच्चा है, 7 साल का भी बच्चा है। तो ये जो विभिन्नता आयु में पाई जाती है, तो आयु में विभिन्नता होने के कारण बच्चों के अधिगम के स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है, डेफिनेटली पाई जाएगी। तो हर आयु लेवल के हिसाब से बच्चों में परिपक्वता भी होती है ना, कि हम उतने ही परिपक्व होते हैं जितना हमारा आयु का लेवल होता है, और उन्हीं आयु को देखते हुए हम बच्चे के लिए क्रियाओं का सृजन करेंगे। अलग अलग आयु के बच्चों के समूह बनाइएगा, और समूह बनाकर हम उनके लिए जो एक्टिविटी दे रहे हैं, अब देखो कि हमने जो कार्य करवाना है, हमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हमने कार्य करवाना है, बट हमने जो उनके लिए अधिगम गतिविधियों का सृजन करना है, अधिगम क्रियाओं का सृजन करना है, और उन क्रियाओं का सृजन हम आयु को देखते हुए करेंगे। अलग अलग आयु लेवल के बच्चों के समूह बनाकर उनके लिए उनके आयु के हिसाब से अधिगम गतिविधियों का सृजन करेंगे, और अधिगम गतिविधियों का सृजन अगर हम आयु के हिसाब से करते हैं तो डेफिनेटली हम हर आयु के बच्चे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। आगे है
शारीरिक परिपक्वता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। देखिए, शारीरिक परिपक्वता, ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा 8 साल का बच्चा जो है वो सारे ही 8 साल के बच्चे उतने ही परिपक्व होंगे जितना एक बच्चा है। नहीं, कई शारीरिक और मानसिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कई शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी आयु से कम परिपक्व होते हैं। मीन्स मैच्योरिटी उनमें जल्दी नहीं आती। तो अब देखिए, आयु के साथ मैच्योरिटी आती है, बट कई बार ऐसा होता है आयु के साथ मैच्योरिटी नहीं भी आती और कई बार कम आयु में जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये क्या होता है? शारीरिक परिपक्वता। हमारी जो शारीरिक परिपक्वता है, हम उतना जितना परिपक्व होंगे उतना ही हम योग्य होंगे, हमारे अंदर उतनी ही क्षमता होगी, हमारे अंदर उतनी ही एनर्जी होगी, हमारी चिंतन शक्ति, हमारी तर्क शक्ति उतनी ही यूटिलाइज भी होगी और उतनी ही हमारे अंदर पैदा भी होगी। अब देखो कि अगर हम शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हैं तो हमारे अंदर एनर्जी भी उतनी नहीं है, हमारी आयु के हिसाब से हम उतनी एनर्जी लेकर नहीं है। तो जब हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, एक बच्चा 8 साल के बच्चा, एक 8 साल का बच्चे में बहुत एनर्जी है और दूसरा 8 साल का बच्चा अपनी एज के हिसाब से परिपक्व नहीं है, मैच्योरिटी उसमें नहीं है। तो मैच्योरिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और हमने कक्षा में इस मैच्योरिटी को देखते हुए, परिपक्वता को देखते हुए टीचर को ध्यान रखना होगा कि जिस बच्चे में जितनी मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी के हिसाब से अधिगम गतिविधियों का सृजन करना होगा। और अगर हम मैच्योरिटी से, बच्चे की मैच्योरिटी से ज्यादा उनको अधिगम क्रियाएं करवा देते हैं तो वो बच्चा कभी भी उन क्रियाओं को करने में सक्षम नहीं होता और वो कभी भी सफलता तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमने शारीरिक परिपक्वता के डिफरेंसेस को देखते हुए हमने हर बच्चे के लिए, हर लेवल के बच्चे की परिपक्वता को देखते हुए उनके लिए अधिगम गतिविधियों का सृजन वैसे ही करना होगा। अब देखो कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हार्ड है, बहुत महत्वपूर्ण है और उसने इन बच्चों के लेवल को परखना है और लेवल को परख कर उनके लेवल के हिसाब से अधिगम गतिविधियों का सृजन करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है एक टीचर की। इसलिए कहते हैं ना कि टीचर भविष्य के निर्माता होते हैं और ये हमारे भविष्य को बना भी सकते हैं और हमारे भविष्य को खराब भी कर सकते हैं। हमारे देश का भविष्य इन टीचर्स के ऊपर ही टिका होता है। तो हम क्यों ना अपने इस पेशे के प्रति ईमानदार होंगे। हम जितने ईमानदार होंगे उतना ही हम अपने देश के भविष्य को निखारेंगे, क्योंकि देश का भविष्य हमारे ही हाथ में है और हमारे देश का भविष्य जितना निखरेगा हमारा देश उतना ही विकास करेगा। तो इसलिए हर टीचर को अपनी इस ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना होगा और अगर वो ईमानदारी के साथ निभाता है तो डेफिनेटली वो खुद के साथ भी इंसाफ करता है और अपने देश के साथ भी इंसाफ करता है। चलिए अब थर्ड पॉइंट हम करते हैं थकान के आधार पर। अब देखो कि कई बच्चे बड़ी जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा खेले तो थक गए और कई लंबे लंबे समय तक खेलने के बाद या काम करने के बाद भी थकते नहीं हैं। तो इस थकान के आधार पर भी हमने व्यक्तिगत शिक्षण करवाना है और व्यक्तिगत अधिगम करवाना है। जो बच्चे जल्दी थक जाते हैं उन बच्चों के लिए हमने गतिविधियां, कौन सी क्रियाएं और कौन सी गतिविधियां सर्जित करनी है जो
हल्की हल्की हो, सामान्य गतिविधियां हो जिनसे ज्यादा थकावट ना हो। और जो बच्चे लंबे समय तक काम करने के बाद भी नहीं थकते, उनको हम कार्य भी ज्यादा दे सकते हैं और उनके लिए अधिगम गतिविधियां भी थोड़ी सी सामान्य से थोड़ी जिसको बोलते हैं ना कि कठिन, थोड़ी सी कठिन उनको दे सकते हैं, ताकि वो बच्चों में एनर्जी लेवल ज्यादा है, वो जल्दी उनको थकान नहीं होती, और जल्दी थकान नहीं होती तो वो कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब देखो कि दोनों ही बच्चे हमारी ही कक्षा में हैं और दोनों ही बच्चों को हमने सेटिस्फाई करना है, तो दोनों को सेटिस्फाई करके हमने अधिगम गतिविधियों का सृजन करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विकलांगता के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। अब देखो कि विकलांगता, कई बच्चे कक्षा में, बहुत तो नहीं, कुछ एक बच्चे, कुछ परसेंट बच्चे, एक भी हो सकता है, दो भी बच्चे हो सकते हैं, हमारी कक्षा में हैंडीक्राफ्ट होते हैं, है ना। कौन से होते हैं? उसमें एक विकलांगता, कोई हाथों से, कोई पैरों से हैंडीकैप्ड होते हैं। तो अब देखो कि ये जो बच्चे होते हैं इनको भी पर्सनल अटेंशन चाहिए। हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए लेके जा रहे हैं, जो तो नॉर्मल बच्चे हैं, जो तो सामान्य बच्चे हैं, वो सामान्य बच्चों के लिए खेलें, सामान्य बच्चों की तरह खेलेंगे, दौड़ेंगे और विभिन्न तरह के खेल खेलेंगे। पर जो विकलांग बच्चा है, हमारी कक्षा में जो विकलांग बच्चा है, जो पैरों से चल नहीं सकता, और वो बच्चा विसाखियों के सहारे है, और वो जब उन बच्चों को दौड़ता, खेलता, भागता देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक हीन भावना आती है, और वो अपनी इस डेफिशिएंसी पर उनको रोना आता है। उनको लगता है कि अगर मैं आज विकलांग ना होता, आज मेरे पैर होते, तो डेफिनेटली मैं उस बच्चे की तरह भागता, दौड़ता, खेल रहा होता। तो हमने क्या करना है एज अ टीचर, हमने सभी बच्चों को, उस बच्चे को भी हमने साथ लेकर चलना है। उन बच्चों के लिए हमने आउटडोर नहीं, इंडोर एक्टिविटीज करवा दीजिए, कैरम खिलवा दीजिए, कोई ऐसी गतिविधियां जो बैठे बैठे हो सकती हैं, ऐसी शतरंज खिलवा दो, कैरम खिलवा दो, ऐसी बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां हम करें जो डेफिनेटली उन बच्चों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। और इससे क्या होगा, वो बच्चे सेटिस्फाई रहेंगे और वो बच्चों में भी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, अपनी विकलांगता के ऊपर कॉम्प्लेक्स उनमें नहीं आएगा। राइट। अब देखिए स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम। स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत अधिगम, किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है, और किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। हर एक का स्वास्थ्य रूप से कई ऐसे होते हैं फिजिकली फिट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं तो डेफिनेटली अगर वो फिजिकली फिट हैं तो वो मेंटली भी फिट होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो यहाँ क्या है, जो फिजिकली फिट हैं, जो हष्ट पुष्ट हैं, उन बच्चों को हमने जो गतिविधियां करवानी है वो ऐसी गतिविधियां करवाइए जो उन बच्चों के लायक हो, जो उन बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी हो, और वो एक स्वस्थ बच्चा उन गतिविधियों को अच्छे तरीके से कर पाए। और एक बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक है तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने सामान्य गतिविधियों का सृजन करके उस लेवल के बच्चे को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है, ताकि उनमें भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, है ना। अगर हम सभी बच्चों के लिए सेम गतिविधियों का सृजन करते हैं तो डेफिनेटली जो फिजिकली फिट नहीं है, जो मेंटली फिट नहीं है, तो उनमें कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। और अगर हम लेवल के हिसाब से
अधिगम गतिविधियों का सृजन करते हैं तो दोनों ही लेवल सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हमने कैसी अधिगम गतिविधियों का सृजन करना है ताकि हम हर लेवल के बच्चे को सेटिस्फाई कर सकें। एज अ टीचर हम हर लेवल को सेटिस्फाई करके जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपन्न करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, हम एक आइडियल टीचर की कैटेगरी में आ जाते हैं और इसके साथ साथ हम खुद के साथ भी इंसाफ करते हैं और बच्चों के साथ भी इंसाफ करते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।